तो बड़े ही लंबे समय अंतराल के बाद हमारा आगमन हुआ है, तो कृपया गालियों से अरे माफ़ कीजिएगा, तालियों से हमारा स्वागत कीजिए। हम आ चुके हैं मुँह दिखाने। तो मुँह दिखा ही रहे हैं तो साथ साथ और भी कुछ दिखाएंगे। चलिए देखते जाइए। आज की वीडियो में हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को बहुत ही बढ़िया से प्यार से जितना भी डाउट है उस सबको निकाल के फेंक फाक के बढ़िया से समझ लेंगे। कोई मन में डाउट नहीं रह जाएगा। अंतिम में जब आप देखेंगे इसी वीडियो का लास्ट वाला पार्ट तो आपको समझ में आएगा कि बस यही था, इसी के लिए हम परेशान थे। ना ना ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये ज़रूर गलत पढ़ाया होगा। अगर ऐसा ही रहा तो इतना दिन से हम इतना परेशान कैसे रहा। कुछ लैम्डा उम्डा बोल के मनई हमारा पूरा दिमाग का दही कर दिया रहा। लेकिन इतना सिंपल, सच्ची में ऐसे आप प्रतिक्रिया दे पाएंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आइए अब टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, आपको याद तो होगा ही कि जो आपकी माइक्रोस्कोपी है वो 2 टाइप की होती है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और वहाँ पे भी हमने समझा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ही सिंपल होता है, तो इसीलिए उसकी बात ही नहीं करेंगे। पीछे सब पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो फर्दर और डिवाइड हुआ है और क्लासिफिकेशन हुआ है उसका। वहाँ पे हमने देखा था कि इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक आपका लाइट माइक्रोस्कोप, एक आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसको भी 5 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें से हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप देख लिया है। आज की वीडियो में हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप देखने वाले हैं। इस तरीके से मैंने आपका पूरा रिवाइज कर दिया, कुछ छूटा नहीं होगा कि ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कहाँ से आ गया, कहाँ से अचानक से टपक गया। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की। चलिए एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहले बात आती है फेज कॉन्ट्रास्ट इज अ लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक यूज्ड टू इनहेंस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस स्पेसिमेन। बहुत ही सिंपली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इससे कुछ भी खास नहीं है। सीधी सी बात है कि जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है ये लाइट माइक्रोस्कोपी की ही एक टेक्निक है। इसी टेक्निक के ऊपर बेस है। आपने पढ़ा होगा लाइट माइक्रोस्कोपी, और वहाँ पे आपने देखा था कि लाइट माइक्रोस्कोपी भी 5 टाइप की होती है, जिसमें से हमने डार्क फील्ड और ब्राइट फील्ड हमने दोनों देख लिया है। दोनों प्रकार के माइक्रोस्कोपी को देख लिया है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी का तीसरा वाला है आपका फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो ये जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है ये भी लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक के ऊपर ही आधारित है, जिसमें आप ट्रांसपेरेंट और कलरलेस यानी कि पारदर्शी और जो कलरलेस स्पेसिमेन होते हैं उनकी इमेज के जो कंट्रास्ट होता है उसको इन्हेंस करके देख पाते हैं। अब आपको कंट्रास्ट वर्ड समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझिए इस फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के द्वारा आप ट्रांसपेरेंट और कलरलेस स्पेसिमेन के इमेज को और क्लियरिटी से देख पाते हैं। उसकी क्लियरिटी इन्हेंस करके, उसकी क्लियरिटी बढ़ाकर, उसके कंट्रास्ट को बढ़ाकर उसकी एक अच्छी इमेज देख पाते हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाता है तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की वजह से। वरना अगर आप इसी चीज़ को ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो वहाँ पे आपको नील बटा सन्नाटा इमेज देखने को मिलेगा, कोई क्लियरिटी देखने को नहीं मिलेगी। आपके सामने एक इमेज रख रहा हूँ, ये वाला जो इमेज है वो आप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का है, और ये वाला जो है वो आपकी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का है। फ़र्क आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरी लाइन आपसे कह रही है इट इनेबल्स विजुअलाइजेशन ऑफ सेल एंड सेल कंपोनेंट दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू सी यूजिंग एन ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये इनेबल करती है कौन? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी आपको परमिशन देती है कि आप सेल और सेल्स के भी जो कंपोनेंट हैं, जो उसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स ऑर्गेनल हैं, उनको भी अच्छे से देख पाएँ, ठीक है, क्लियरली देख पाएँ, जो कि एक सामान्य लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने में डिफ़िकल्टी होती है, परेशानी होती है। यानी कि सीधी सीधी बात कही जाए, एक सामान्य लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू आप सेल के अंदर के कंपोनेंट्स के जो उसके ऑर्गेनल होते हैं आप उसको उतनी क्लियरली से नहीं देख पाते हैं, लेकिन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के द्वारा उसे भी देखना पॉसिबल हो पाता है, उसे भी हम बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू विजुअलाइज सर्टेन सेल ऑर्गेनल
ऑर्गेनल्स एंड स्ट्रक्चर दैट आर इनविजिबल विथ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ये पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल है ही कि आप जो इसके माध्यम से यानी कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के माध्यम से सेल ऑर्गेनल्स और उनके स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से देख पाते हैं, जो कि हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू नहीं देख पाते हैं। वहाँ पे वो इनविजिबल होता है। वही बात जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है, वही चीज़ फारसी लैंग्वेज में लिखी है, देख लीजिएगा। चलिए अगला है, इसमें से मतलब सुटेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने हिंदी वाला पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सुटेबल फॉर लिविंग सेल, हाई कॉन्ट्रास्ट हाई रेजोल्यूशन इमेज, गुड फॉर स्टडिंग एंड इंटरप्रेटिंग थिन स्पेसिमेंट्स। यानी कि सीधी सी बात है, जो लिविंग सेल के लिए सुटेबल हाई कॉन्ट्रास्ट और हाई रिजोल्यूशन वाले इमेज इसके थ्रू प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हाई कॉन्ट्रास्ट हाई रिजोल्यूशन को बहुत प्रेम से समझना हो तो समझिए बहुत ही क्लियरिटी वाले, बहुत ही शार्प जो इमेज होते हैं वो इसके थ्रू लिविंग सेल्स के प्राप्त किए जा सकते हैं। और ख़ास करके जो थिन स्पेसिमेन होते हैं, जो बहुत पतले स्पेसिमेन होते हैं, उनके स्टडी और उनकी इंटरप्रेटिंग यानी कि उनकी व्याख्या के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। थिक स्पेसिमेन की तो आप फ़ोटो या उसकी क्लियरिटी वाली इमेज किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो थिन वाले होते हैं, जो बहुत पतले वाले होते हैं, उनकी इमेज साफ़ सुथरा प्राप्त करना थोड़ा कठिनाई वाला काम है, जो कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू आसानी से किया जा सकता है। इसी वजह से इसके थ्रू जो हमें इमेज प्राप्त होती है उससे हम बहुत ही आसानी से स्टडी और उसकी किसी को व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रेटिंग भी कर सकते हैं। उस इमेज के माध्यम से हम किसी दूसरे को समझा भी सकते हैं या पढ़ा भी सकते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब इस क्लियरिटी की साफ सुथरी इमेज हमें प्राप्त होती है इसके थ्रू, यानी कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू। यहाँ पे ये पन्ना ख़त्म। ठीक है, अब एडिटर पन्ना चेंज करिए, अगली टॉपिक पे आते हैं। ये भी क्या चल रहा है, हाँ ये चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था। ये एक इसका प्यारा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है, जो एक ज्ञान होता है, एक मोटा मोटा वो ज्ञान आपको दिया जा रहा है। यहाँ की सारी चीज़ें आपको जहाँ मन आए वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, सारी डिटेल यहीं पे दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ जानिए, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की अगर कोई कह दे कि खासियत क्या है भैया बताओ, ठीक है, या कह दीजिए कि इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बताओ, तो एक डेफिनेशन के लिए एक प्यारा सा आपको डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है, मतलब डेफिनेशन के लिए प्यारा सा डेफिनेशन, ठीक है, एक प्यारा सा डेफिनेशन देता हूँ जो आप आसानी से कहीं भी किसी को बता सकते हैं। ठीक, आप पहले उसे समझिए, फिर उसके बाद की बात बताता हूँ। देखिए, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक, जाहिर सी बात है, दैट कन्वर्ट्स फेज शिफ्ट इन लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन टू ब्राइटनेस चेंज इन द इमेज। यानी कि सीधी सी बात है, जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है ये लाइट माइक्रोस्कोपी या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक के ऊपर वर्क करती है। इसमें होता क्या है कि जब लाइट ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन के अंदर से होकर गुजरती है तो उसके ब्राइटनेस के लेवल में चेंज आता है। ठीक है, कह सकते हैं जो लाइट रेज है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती हैं, फेज शिफ्ट होता है। लाइट जब उस स्पेसिमेन के, उस ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन के अंदर से पास करती है तो फेज शिफ्ट होता है, ब्राइटनेस में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। कह सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ मात्रा में, अगर वो जो आपका जाहिर सी बात है कोई अगर ट्रांसपेरेंट सेल रखा है तो उसकी कुछ डेंसिटी होगी, कुछ न कुछ मात्रा में वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो इस वजह से उसकी लाइट में कोई थोड़ी सी चेंजेस आती है, ब्राइटनेस में थोड़ी सी चेंजेस आती है, ऐसे भी प्यार से समझ सकते हैं। तो वही होता है, और उसी के बाद हमें एक इसकी प्यारी सी एक अच्छी सी इमेज प्राप्त होती है। बीच में आपका एक रिंग होता है, वो अभी बताया जाएगा, फेस शिफ्ट वाला, तो उसकी वजह से थोड़ी सी एक प्यारी सी इमेज प्राप्त होती है, क्लियर इमेज प्राप्त होती है। आगे लिखा है फेज शिफ्ट देमसेल्फ आर इनविजिबल। वो जो फेज शिफ्ट होता है वो इनविजिबल होता है, वो हमें नॉर्मली अपने जो सामान्य आँखें हैं उससे दिखाई नहीं देता है, लेकिन यही फेज शिफ्ट जब हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखते हैं तो इमेज के फॉर्म में बहुत क्लियरली दिखाई देता है। यानी कि हमें नॉर्मल आँखों से ये जो ब्राइटनेस में वेरिएशन होता है, लाइट में जो वेरिएशन होता है वो तो नहीं दिखता है, लेकिन फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू उसी वेरिएशन को पकड़कर एक सही इमेज लाकर, एक सही फ़ोटो लाकर आपको दिखाया जाता है, तो आपकी नॉर्मल आंखें भी उसे कैच कर पाती है और आपको समझ में आता है कि लाइट में किस तरीके से वेरिएशन हुआ है, किस तरीके से फेज शिफ्ट हुआ है। चलिए, ना समझ में आए कोई खास टेंशनाइज मत होइएगा, धीमे धीमे समझ में आ जाएगी। पहले चीज़ों को बस आप एक ध्यान से देखने वाली फीलिंग के साथ देखा करिए, फिर जब आप उसको रिपीट देखेंगे ना तो बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, आगे चलते हैं।
तो एक चीज़ इसकी और ख़ासियत है कि जो आपकी ये जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है यानी कि पीसीएम है, इसकी ख़ासियत ये है कि इसमें जो आपकी सेल होती है, ट्रांसपेरेंट सेल होती है या जो आपकी कलरलेस सेल होती है, स्पेसिमेन होता है, उसको आपको देखने के लिए उसको स्टेनिंग की प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। यानी कि उस ऑब्जेक्ट को, उस स्पेसिमेन को स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे उसके नेचुरल फॉर्म में देख सकते हैं। तो यही इसकी, अगर आपसे कोई पूछे कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की खासियत क्या है, क्या उसका एडवांटेज है, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि इसमें हम सेल को उसके लिविंग फॉर्म में देख पाते हैं, लिविंग फॉर्म में, उसके नेचुरल फॉर्म में देख पाते हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट सेल हो तो चाहे कलरलेस सेल हो, उस सेल को हम उसके लिविंग फॉर्म में देख पाते हैं। सबसे बड़ी खासियत तो उसकी यही है। जबकि ब्राइट फील्ड में क्या होता है कि उसमें आपको स्टेनिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है, और स्टेनिंग की प्रोसेस कभी कभी जो आपकी लिविंग सेल होती है उनके लिए टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, जिसकी वजह से आपकी जो सेल है वो डेथ कर जाती है। ऐसी कंडीशन में आप लिविंग सेल का एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, उसका देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन इसके माध्यम से, यानी कि ब्राइट फील्ड मतलब फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के माध्यम से आप लिविंग सेल को भी एग्जामिन कर पाते हैं, उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, और वो भी देखना पॉसिबल हो पाता है। बाकी इसके लिए आप फ्रिट्ज जर्निक जी को धन्यवाद बोल सकते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले, या डिस्कवर नहीं, इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले वही हैं। उन्होंने ही बताया था कि इस तरीके की माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम इस तरीके की इमेजेस को बिना स्टेन किए ऐसे नॉर्मली ही देख सकते हैं। सीधी सी बात है, नो बकवास है। आइए अब टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए वही चीज़ लिखिए, अनस्टेन, ठीक है, बिना स्टेन की हुई जो लिविंग सेल होती है, एब्जॉर्ब पर्टिकली नो लाइट, पुअर लाइट एब्जॉर्प्शन रिजल्ट इन एक्सट्रीमली स्मॉल डिफरेंस इन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द इमेज। यानी कि एकदम मोटा मोटा, एकदम साफ साफ बताते हैं, दिमाग में क्लियरिटी रखिएगा। जो अनस्टेन्ड लिविंग सेल होती है, ठीक है, बिना स्टेन की हुई जो लिविंग सेल होती है, एक तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती है। जब लाइट को अवशोषित नहीं करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती, बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब करती है, तो पुअर लाइट एब्जॉर्प्शन, उस पुअर लाइट एब्जॉर्प्शन की वजह से, यानी कि बहुत कम मात्रा में लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका रिजल्ट ये होता है कि जो इमेज की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत स्मॉल, जो इमेज की इंटेंसिटी होती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही स्मॉल, बहुत ही ज़रा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, या बहुत ही ज़रा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे समझिए, आगे वाली लाइन भी इससे कनेक्ट है। दिस मेक्स द सेल बेयरली और नॉट एट ऑल विजिबल इन अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, यह सेल ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में मुश्किल से या बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? पुअर लाइट एब्जॉर्प्शन की वजह से। अगर आप इसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में देखेंगे, फेस कॉन्ट्रास्ट में नहीं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो शायद मुश्किल से या बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा सामने फेस में, मतलब सामने फ्रंट पे आपको चित्र मैंने रख दिया, आप वहाँ से भी देख के समझ सकते हैं। या तो बिल्कुल ही विजिबल नहीं होगा, या तो बहुत हल्का विजिबल होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इस स्टेनिंग वाली प्रोसेस नहीं करते हैं तो उसकी वजह से वो लाइट उस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करता है, पुअर लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, और आपका ट्रांसपेरेंट भी होता है, तो इस वजह से वो उतनी क्लियरिटी से आपको इमेज प्राप्त नहीं होती है, खास करके ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में। फेस कॉन्ट्रास्ट में तो बहुत प्यारी इमेज प्राप्त होगी। ठीक है, अगली लाइन देखिए, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक दैट कन्वर्ट्स फेज शिफ्ट इन द लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन टू ब्राइटनेस चेंज इन द इमेज। याद होगा, यही डेफिनेशन मैंने आपको पीछे बताया था, वही लाइन यहाँ पे लिखी है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक है। ऑप्टिकल का मतलब भी लाइट होता है। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक है जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन से गुजरने वाले प्रकाश में फेज शिफ्ट को इमेज में ब्राइटनेस चेंज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करता है? ये लाइट में थोड़ा सा चेंज करता है, फेज शिफ्ट करता है, जो हमें नॉर्मली आंखों से तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस तरीके की इक्विपमेंट की सहायता से, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की सहायता से हम उसे क्लियरली विजिबल कर पाते हैं, क्लियरली विजिबल कर पाते हैं, जो कि हमें एक तरीके से इमेज में भी जब हम उसको देखते हैं तो वहाँ से भी हमें समझ में आता है। बाकी सबसे लास्ट लाइन, इसका जो वर्णन है, इसको सबसे पहली बार डिस्क्राइब 1934 में डस्ट साइकिस्ट फ्रिट्ज जर्निक ने किया था। किसने किया था? फ्रिट्ज जर्निक के थ्रू किया गया था 1934 में। इसी के लिए इनको बाद में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था 1953 में।
चलिए यहाँ पे हमने मोटा मोटा एप्लीकेशन, माफ़ कीजिएगा, इंट्रोडक्शन देखा। अब जरा सा एप्लीकेशन देखते हैं कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का एप्लीकेशन क्या है। तो इसकी सहायता से टू प्रोड्यूस हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन सच एज, ठीक है, कौन से सच एज हैं, मतलब जैसे कि अभी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसकी माध्यम से यानी कि पीसीएम के माध्यम से आप हाई कॉन्ट्रास्ट जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन होते हैं, इस तरीके के स्पेसिमेन के हाई कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी क्लियरिटी वाली, हाई कॉन्ट्रास्ट वाली, हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज को प्राप्त कर सकते हैं पीसीएम के माध्यम से। अब सच एज में बताया है कि किन किन चीज़ों को या किस तरीके की स्पेसिमेन को आप देख सकते हैं। तो आपकी लिविंग सेल्स हो गई, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, थिन टिश्यू स्लाइसेस हो गई, जो पतली पतली टिश्यू की स्लाइसेस होती हैं उनको देख सकते हैं, फाइबर्स को देख सकते हैं, ग्लास फ्रेगमेंट को देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो सब सेलुलर पार्टिकल होते हैं, यानी कि कोई जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो छोटे छोटे, उनको भी आप इसकी सहायता से देख सकते हैं। यही बात है, यहाँ इन जगहों पे ये अप्लाई होता है। कौन? पीसीएम यानी कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की, कि इसका क्या एडवांटेज है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के क्या एडवांटेज हैं। तो ठीक है, आइए देखिए क्या कहता है। एडवांटेज ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, लिविंग सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन देयर नेचुरल स्टेट विदाउट प्रीवियस फिक्सेशन और लेबलिंग। ठीक है, जो लिविंग सेल होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं, उसको उनके नेचुरल स्टेट में, उनके प्राकृतिक स्टेट में ही हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसकी माध्यम से? पीसीएम की माध्यम से, विदाउट प्रीवियस फिक्सेशन और लेबलिंग, बिना किसी फिक्सेशन किए, बिना किसी स्टेनिंग की प्रोसेस किए, बिना कोई लेबलिंग किए, हम उस सेल के, उस लिविंग सेल को उसके नेचुरल स्टेट में, उसके प्राकृतिक फॉर्म में हम पीसीएम के थ्रू देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी बात है, इट मेक्स अ हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मोर विजिबल। ये अत्यधिक जो ट्रांसपेरेंट हैं, जो अत्यधिक पारदर्शी इमेज हैं, या कह लीजिए जो अत्यधिक पारदर्शी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको भी ये मोर विजिबल बना देता है, यानी कि देखने लायक बना देता है, अत्यधिक देखने लायक बना देता है। कौन बना देता है? पीसीएम ये काम करता है। ब्राइट फील्ड में ऐसा नहीं हो पाता है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन उस तरीके से क्लियरिटी से नहीं दिखता है। तीसरी बात, नो स्पेशल प्रिपरेशन और ऑफ फिक्सेशन और स्ट्रेनिंग ईटीसी। इसके लिए यानी कि पीसीएम में किसी भी प्रकार की कोई प्रिपरेशन, कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती है, कोई स्टेनिंग की प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। इज़ नीडेड टू स्टडी एन ऑब्जेक्ट अंडर अ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी विच सेव अ लॉट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी टाइम बचती है और इसकी स्टडी में भी बड़ा फ़ायदा रहता है, मतलब बहुत टाइम बचता है। जब अगर हम पीसीएम के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करेंगे तो काफ़ी आपका टाइम बचेगा ना, तो इसी वजह से काफ़ी टाइम बचती है और स्टडी में भी काफ़ी हेल्प होती है। तीसरी के बाद चौथी लाइन पे आते हैं। चौथा कह रहा है, एग्जामिन इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग सेल एट रिलेटिवली हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल में वो दिया हुआ है कि कौन कौन से इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है, वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, वैक्यूल्स वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें एग्जामिन करने में जो लिविंग सेल के अंदर के जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करने में इसकी माध्यम से हमें सहायता होती है, और इसके माध्यम से हम उसकी हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज प्राप्त करते हैं। हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज हमें इसके थ्रू प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हमें उसको एग्जामिन करने में बड़ी सहायता मिलती है। इट मेड इट पॉसिबल फॉर बायोलॉजिस्ट टू स्टडी लिविंग सेल एंड हाउ दे पॉलिफरेट थ्रू सेल डिवीज़न। इसकी वजह से यानी कि पीसीएम की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं वो लिविंग सेल की स्टडी कर पाएँ, क्योंकि इसमें हम स्टेनिंग की प्रोसेस नहीं करते हैं। तो स्टेनिंग की प्रोसेस कई जो लिविंग सेल होते हैं उनके लिए थोड़ी टॉक्सिक हो जाती है, तो वो डेथ कर जाते हैं, और फिर अगर डेथ कर जाएंगे तो आप डेड सेल को देख रहे हैं, जबकि इसकी सहायता से आप लिविंग सेल को उसके नेचुरल फॉर्म में देख पाएंगे। तो ये देखना पॉसिबल भी पीसीएम की वजह से हो पाया है। बाकी हम ये भी देख पाते हैं कि किस तरीके से लिविंग सेल डिवीज़न कर रही हैं, किस तरीके से पॉलिफरेट हो रही हैं, मल्टीप्लिकेट हो रही हैं, ये सब भी
हम पीसीएम के माध्यम से देख पाते हैं। पॉलीफ्लेट मतलब उनकी संख्या किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से सेल डिवीज़न हो रहा है, ये सारी प्रोसेस भी हम उसी के थ्रू देख पाते हैं, पीसीएम के थ्रू देख पाते हैं। इसी वजह से इसकी इतनी तारीफ़ की जा रही है। पेपर में जनरली पूछा भी यही जाता है, बाकी पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। ब्राइट फील्ड भी पूछ सकता है, डार्क फील्ड भी पूछ सकता है, फ्लोरोसेंस भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी पूछ सकता है, ठीक है। बाकी कोई भी पूछ सकता है, लेकिन ये भी पूछा गया है। बाकी किस तरीके से ये वर्क करता है ज़रा उसको समझ लीजिए। ये छोटा सा चित्र के माध्यम से हम जल्दी से समझाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेलिंग में समझाऊंगा। यहाँ पे जल्दी से समझिए। ये रहा चित्र में एकदम बिल्कुल क्लियरिटी है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आप पिछली वीडियो देखे ही होंगे और वहाँ पे भी बिल्कुल सेम तरीके का चित्र है। एक दो चीज़ यहाँ पे नई है, बस उसी चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए सीधे सबसे पहले लाइट सोर्स होता है, जहाँ से लाइट निकलती है। वो लाइट सोर्स से लाइट निकलती है। सबसे पहला क्या पड़ रहा है, आपका एनुलर डायफ्राम पड़ रहा है। ये एनुलर डायफ्राम कैसा होता है, ब्लैक कलर का और वाइट कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है, जो वाइट कलर वाला पार्ट है वो पार्ट है जहाँ से लाइट एंटर करती है, और वो जो ब्लैक वाला पार्ट है वो लाइट को रोक देता है। तो जो लाइट सोर्स से लाइट निकलती है वो फैली हुई लाइट रहती है, तो यहाँ से वो सिर्फ उसी पार्ट से इसको क्रॉस करती है, एनुलर डायफ्राम को क्रॉस करती है, जो वाइट वाला पार्ट है। जो ब्लैक वाला पार्ट है वो प्रकाश को वहीं पे रोक देता है। तो सिर्फ वाइट वाले पार्ट से प्रकाश क्रॉस करके यहाँ से बाहर निकलता है। फिर उसके बाद कंडेंसर लेंस है, फिर उस कंडेंसर लेंस पर पड़ता है, और उस कंडेंसर लेंस का काम क्या है कि इस फैली हुई प्रकाश को वो कंडेंस कर देता है, केंद्रित कर देता है। कहाँ पे, जहाँ पे आपका स्लाइस मतलब जहाँ पे आपका स्पेसिमेन होता है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस प्रकाश को कंडेंसर लेंस केंद्रित कर देता है, फोकस कर देता है। तो ये जो प्रकाश ऐसे था वो आप देख रहे हैं किस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे स्पेसिमेन रखा है तो वहाँ पे उसने उसको केंद्रित कर दिया। फिर ये स्पेसिमेन पे गिरा, ये प्रकाश जो आपके उसमें से होके जाती है, यहाँ से आप रिटार्डेड और अनरिटार्डेड रे हैं, ये क्या है आप अगली वीडियो में समझेंगे। फिर वहाँ से क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाता है, फिर वहाँ से फेस प्लेट पे जाता है। फेस प्लेट के अंदर थोड़ी कारीगरी होती है, यहाँ पे फेज रिंग होता है, जो क्या करता है कुछ लाइटेड को, मतलब अभी आपको समझाया जाएगा, वो रिटार्डेड और अनरिटार्डेड लाइट को λ/4 के फॉर्म में घटा और बढ़ा देता है, ठीक है। जिसकी वजह से ही इसी लाइट चेंज की, इसी जो वेवलेंथ की चेंज है, इसी चेंज की ही वजह से जो आपका इमेज पड़ता है, जो आप इमेज देखते हैं प्लेन के ऊपर, वो बहुत क्लियर दिखाई देता है। इसी लाइट शिफ्ट की वजह से, इसी ब्राइटनेस में चेंज की वजह से, इसी एम्पलीट्यूड में चेंज की वजह से, इसी आयाम में चेंज की वजह से आपको वो क्लियर इमेज दिखता है। वो क्या करता है, बैकग्राउंड को हल्का कर देता है और जो आपकी उसके सामने की इमेज है उसको डार्क कर देता है, जिसकी वजह से आपको इमेज बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से हमें एक साफ सुथरी सुंदर सी इमेज प्राप्त होती है, ठीक है। अभी टेंशन मत लीजिएगा, जितनी बातें आज की वीडियो में पहले बताई गई है पहले उसको समझिए, फिर इस चीज़ को, इस चित्र को तो इतना प्यार से समझाएंगे ना कि सब समझ में आ जाएगा। बाद में लैम्डा वाला कॉन्सेप्ट भी बता देंगे कि हाँ, दो वेवलेंथ के बीच की ये जो दूरी होती है, दो पीक के बीच की जो दूरी होती है वो लैम्डा होती है, वो सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियरली। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यार सा कमेंट, सुंदर सा लाइक कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।